हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग में। मैंने शक्ति के बारे में समझ लिया था हम लोगों ने। उसके बाद सहनशीलता के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन के बारे में। आज हम बात करेंगे चाल, स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड कितने प्रकार की होती है, स्पीड को विकसित कैसे किया सकता है, हम बालकों में स्पीड को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग का स्पीड। इस पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं स्पीड, चाल। चाल क्या होती है? सबसे कम प्रशिक्षणात्मक होता है ये प्रशिक्षण के द्वारा बहुत ही कम डेवलप किया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना। स्पीड जो है ये अनुवांशिकी होती है ज़्यादातर। माता पिता अगर उनकी स्पीड सही है, उनकी दौड़, उनके काम कर जो क्रिया काम करते हैं, तो उस तरीके से ये बालकों में भी उसी के आधार पर अनुवांशिकी होती है। तो ऐसे कोई भी टीचर फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही कम, जो ट्रेनर होते हैं, स्पीड को बहुत ही कम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, 80% करीब 70 से 80% ये अनुवांशिकी होती है। 20% तो इसे डेवलप, 30 या 20% से आगे विकसित किया जा सकता है किसी बालक में। ठीक है, तो ये सबसे कम होती है, ये याद रखना। सबसे कम, ये ट्रेनिंग के द्वारा सबसे कम प्रशिक्षणात्मक होती है। अब बात आती है स्पीड होती क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्पीड क्या होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को कम से कम संभावित समय में पूरा करना गति या स्पीड कहलाता है। कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में, कम से कम समय में दूरी तय करना ही स्पीड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए होंगे। अब स्पीड बात करते हैं चक्रीय क्रिया, यानी कि साइक्लिंग मूवमेंट। इसमें क्या होता है, बेगामक क्रियाएं जिसमें इकाई समय में दूरी तय की जाती है। बेगामक क्रियाएं जिसमें इकाई समय में दूरी तय की जाती हैं, जैसे दौड़। ठीक है, तो ये क्या होगा, चक्रीय क्रियाएं होंगी। ठीक है, दूसरा है अचक्रीय क्रियाएं। इसमें क्या होता है, जिसमें दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होती है, दूरी नहीं तय की जाती है। इसमें क्या होता है, स्पीड। जैसे बॉक्सिंग जैसे गेम है, बॉक्सिंग में क्या होता है, हमें हाथ और पैर का ज़्यादा मूवमेंट तेज़ से करना पड़ता है। और जैसे जिम्नास्टिक में भी हमें हाथ और पैर का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दौड़ दौड़ अलग चीज़ हो जाती है, दौड़ चक्री में आ जाएगी। और अचक्रीय क्रियाएं, जैसे क्रिकेट खेलते, क्रिकेट में भी स्पीड चाहिए, बास्केटबॉल है उसमें भी स्पीड चाहिए। ठीक है, भागना होता है, और भी कई क्रियाएं होती हैं, बास्केट बॉल को बास्केट में डालना होता है। तो ये सारी अचक्रीय क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है, और फुटबॉल में भी ज़रूरत पड़ती है, बास्केटबॉल में भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से ये अचक्रीय क्रियाएं में आएगा। और चक्रीय क्रियाएं बेकामक क्रियाएं जिसमें इकाई समय में दूरी तय की जाती है। ठीक है, दूरी तय की जाती है। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, बात आती है स्पीड कितने प्रकार की होती है। ठीक है, स्पीड की जो प्रकार हैं उसे हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला है रिएक्शन एबिलिटी, प्रतिक्रिया योग्यता। स्पीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिक्रिया योग्यता। दूसरा है एक्सेलरेशन एबिलिटी, त्वरण योग्यता। उसके बाद मोमेंट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, यानी कि गति की चाल, गति की चाल। चौथा है लोकोमोटर एबिलिटी, प्रचलन योग्यता। इसके बाद पांचवा है स्पीड एंडोरेंस, चाल सहनशीलता, कि हम उस चाल को, उस गति को कब तक, कितने समय तक बरकरार रख सकते हैं एक स्पीड पे, उसे हम चाल सहनशीलता के अंतर्गत रखेंगे। अब इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों फैक्टर याद रखना चाल के, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना बिल्कुल बिल्कुल। रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मोमेंट ऑफ स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंडोरेंस, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, और इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, उसके बाद
सबसे पहला है रिएक्शन एबिलिटी। प्रतिक्रिया योग्यता क्या होती है, इसे समझते हैं। वह क्षमता जो एक संकेत पर जल्दी व सही रूप से प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, जल्दी करे और सही रूप से प्रतिक्रिया करे, जैसे आँखों से देखकर, कानों से सुनकर। ठीक है, खेलों के दौरान स्थिति के अनुसार, जैसे 100 मीटर फर्राता दौड़ में बंदूक की आवाज़ द्वारा संकेत मिलना। ठीक है, जैसे ही बंदूक की आवाज़ हो, संकेत मिले और तुरंत वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दे दो, तुरंत वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दे दो, तो वही होती है रिएक्शन एबिलिटी। ठीक है, अब साधारण सी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी को बुलाते हैं, किसी को आवाज़ मार रहे हैं कि उसका नाम लेके, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बोल नहीं रहा है, तो उसका क्या है, रिएक्शन एबिलिटी वीक है, कमज़ोर है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो इसी को रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हो। ठीक है, रिएक्शन एबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही बंदूक की आवाज़ होगी उस हिसाब से एकदम तुरंत खिलाड़ी प्रतिक्रिया कर दे। जो पहले प्रतिक्रिया कर जाएगा वही आगे हो जाएगा रेस में। बात समझ रहे हो, वही फर्स्ट विनर हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़रूरी है रिएक्शन एबिलिटी। ठीक है, जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़े वैसे ही अपना रिएक्ट कर दो। ठीक है, अब रिएक्शन एबिलिटी दो प्रकार की है यहाँ पे। नंबर 1 साधारण प्रतिक्रिया योग्यता और नंबर 2 जटिल प्रतिक्रिया योग्यता। तो साधारण में ये 4 आएंगी, इसको देख लेते हैं। पुनरावृत्ति विधि है, अंश विधि है, संवेदी विधि है और चौथी है सामान्य विधि। और जटिल प्रतिक्रिया योग्यता में पूर्वानुमान और अनुक्रिया, ये 2 हैं। ठीक है, ये ज़्यादा याद नहीं रखने हैं आपको, लेकिन ऊपर वाला ये वाला याद रखना, ऊपर वाला ये रिएक्शन एबिलिटी के बारे में। ठीक है, रिएक्शन एबिलिटी क्या होती है, हम कितनी जल्दी आवाज़ सुनकर क्रिया करने के लिए रिएक्ट होते हैं। ठीक है, आवाज़ सुनकर या कानों से सुनकर या आँखों से देखकर। ठीक है, और जैसे एक उदाहरण और दे दे, एक जनरल उदाहरण है, जैसे हमारे पैर पे चींटी या चीटा या कोई भी छोटा कीटाणु चढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हमें महसूस हो जाता है त्वचा के द्वारा, तुरंत जैसे ही महसूस होता है तुरंत उसको हाथ से झाड़ देते हैं, तुरंत हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन एबिलिटी यही से होती है, रिएक्शन एबिलिटी। बात समझ गए होगे यहाँ पे, कितनी जल्दी। वो त्वचा द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे आँखों और कानों द्वारा दिया है। ठीक है, आँखों और कानों द्वारा। ठीक है, हाँ, कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। अगला पॉइंट है दूसरा, इसका देखते हैं। पहला होगा रिएक्शन एबिलिटी। देखिए यहाँ पे ये खिलाड़ी जो दिख रहे हैं, ये रनर हैं, एथलीट हैं। तो ये देखो यहाँ पे टेक ऑफ बोर्ड पे ये बैठे थे, तो यहाँ पे बैठे, जैसे ही बंदूक की आवाज़ हुई, इस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले दी, इसीलिए ये आगे है। अगर ये आगे है तो ये आगे, बाद में भी ये आगे रहेगा। ये मान लो दौड़ 100 मीटर की है तो ये आगे निकल गया तो ये आगे ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रतिक्रिया योग्यता बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हर गेम के लिए याद रखना इसे। इस खिलाड़ी देखो, ये बंदूक की आवाज़ हुई या किसी ने गो बोला होगा या कैलीपर बजाया हो, कुछ भी किया हो, तो ये खिलाड़ी आगे हो गया तो ये आगे जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये, हाँ वो बात अलग है, बीच में ये मंद गति हो जाए, इसकी धीमी हो जाए, थकान आ जाए या लैक्टिक एसिड जम जाए, तो ये बात अलग है। लेकिन यहाँ से इसने प्रतिक्रिया अपनी सही टाइम पे दी है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। बाकी खिलाड़ी देखो, कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे, लेकिन ये खिलाड़ी सबसे आगे पहुँच गया पहली शुरुआत से ही। यहाँ से बैठे थे और यहाँ से तुरंत इसने, जैसी बंदूक की आवाज़ हुई वो तुरंत आगे। ठीक है, ये प्रतिक्रिया योग्यता है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक्सेलेरेशन एबिलिटी। अब एक्सेलेरेशन एबिलिटी के बारे में समझते हैं। इसे बोलते हैं त्वरण योग्यता। त्वरण योग्यता क्या होती है, वह क्षमता जो चाल की उच्च गति को प्राप्त करने में सहायक होती है। कैसी, चाल को उच्च गति में। ठीक है, चाल उच्च गति में, तुरंत एकदम उखड़ के चले, एकदम तुरंत, जैसी बंदूक की आवाज़ हुई और उच्च गति में पूरी ताकत के साथ। ठीक है, तो इसमें देखते कम से कम समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता त्वरण योग्यता कहलाती है। कम से कम समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता ही त्वरण योग्यता है, एक्सेलेरेशन एबिलिटी है। इसकी तीव्रता कितनी होती है, 90 से 100, यानी कि पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ, जितनी क्षमता है उतनी ताकत से दौड़ जाओ शुरुआत में, स्टार्टिंग। ठीक है, इसी को कहते हैं त्वरण योग्यता। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट है मूवमेंट ऑफ स्पीड। तो मूवमेंट ऑफ स्पीड, इसे वेलोसिटी भी कहते हैं।
तो इसके हिंदी है गति की चाल। गति की चाल। अब देखिए इसमें क्या होता है, वह क्षमता जो कम से कम समय में गति प्रारंभ करे, कम से कम समय में गति प्रारंभ करे। वह क्षमता जो कम से कम समय में गति प्रारंभ करे, समय कम हो गति ज़्यादा हो, इसे कहते हैं। इसे देखो चक्रीय खेलों में महत्वपूर्ण गामक क्रियाओं के प्रथम चरण में इसे देखा जाता है। आगे देखें, कई खेलों में स्थिति के आधार पर, जैसे स्विमिंग में मुड़ते वक्त, बाधा दौड़ में बाधा पार करते वक्त, तो इसमें क्या होता है, हमें क्या होता है अपनी गति की चाल को मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, जिस बाधा दौड़ में क्या होता है, पहले तेज भागेंगे, फिर जब से बाधा हेडल आ जाएगा, हेडल जो आएगा उसे कूदने के लिए हम थोड़ा स्लो होंगे, थोड़ा स्लो होंगे, और जैसे ही उससे कूद जाएंगे फिर उतनी स्पीड से भागेंगे, फिर थोड़ा स्लो होंगे, फिर उससे कूद जाएंगे। तो इसी को गति की चाल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्पीड को भी वह क्षमता जो कम से कम समय में गति प्रारंभ करे। अगला देखते हैं, ये देखिए एक्सलेशन। ये एक्सलेशन का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया था एक्सलेशन, त्वरण योग्यता के बारे में यहाँ पे ये चित्र में दिया गया है। इसे देखते हैं एक्सलेशन क्या होता है। तो ये 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर करना। ठीक है, क्या जॉगिंग, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर इन 1 सेकेंड, ये क्या है, स्प्रिंटिंग रेस है। ठीक है, स्प्रिंटिंग 10 मीटर 1 सेकेंड में, इसी को बोलते हैं एक्सलेशन एबिलिटी, त्वरण योग्यता। ठीक है, तुरंत एकदम फास्ट उच्च गति के साथ, ठीक है, बनाए रखना एकदम। आगे देखते हैं, अब आती है लोकोमोटर एबिलिटी। चौथा है लोकोमोटर एबिलिटी, इसे बोलते हैं प्रचलन योग्यता। इसको देखते हैं, उच्च चाल को अधिकतम समय दूरी तक बनाए रखने की योग्यता, बरकरार रखना या बनाए रखने की योग्यता। कितनी, अधिकतम समय तक, कुल अधिकतम समय तक, दूरी तक। ठीक है, अधिकतम समय तथा दूरी तक बरकरार रखने की योग्यता ही लोकोमोटर एबिलिटी कहलाती है। अधिकतम समय में अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता, सीधा सीधा पूछा जाता है ऐसे, ये वाला सीधा सीधा, अधिकतम समय में अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है, तो लोकोमोटर एबिलिटी, प्रचलन योग्यता कहलाती है। बात समझ गए होंगे। तो ट्रैक एंड फील्ड जो इवेंट होते हैं उसमें 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ और साइकिलिंग की छोटी दौड़ें ये इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, 100 मीटर 200 मीटर में जैसी गति से आप भागे हो उसी गति को अधिकतम समय तक बनाए रखो, यानी कि बीच में तुम्हें कम नहीं करनी है, उसी गति को वैसे ही, उसे कहते हैं लोकोमोटर एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे याद कर लेना। अगला है 5वां पॉइंट है स्पीड एंडोरेंस। जो स्पीड एंडोरेंस, एंडोरेंस से सीधा सीधा पता होता है, चलता है चाल सहनशीलता। ठीक है, इसको देखते हैं, थकान की स्थिति में उच्च गति से दौड़ने की योग्यता। थकान भी आ गई है फिर भी उच्च गति से दौड़ रहे हैं, इसी को हम स्पीड एंडोरेंस यानी कि चाल सहनशीलता कहते हैं। थकान की स्थिति में उच्च गति से दौड़ने की योग्यता। चक्रीय खेलों में प्रयोग उच्च चाल पर लगातार गति करने के लिए थकान की स्थिति में किया जाता है। अचक्रीय खेलों में बार बार गति के अनुसार थकान की स्थिति में उच्च चाल पर आधारित रहती है, जैसे फुटबॉल में बार बार स्प्रिंट मारना। ठीक है, ये इसके उदाहरण। और चक्रीय अचक्रीय में अंतर ये है कि चक्रीय जो होती हैं दौड़ें जो हैं वो सारी चक्रीय में आएंगी, और स्पीड जो है, स्पीड हर गेम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो दौड़े हों, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे जूडो हो, चाहे कराटे हो, और चाहे बॉक्सिंग हो उसमें भी स्पीड चाहिए, चाहे बास्केटबॉल हो उसमें भी स्पीड चाहिए, लेकिन वो स्पीड अलग अलग होती है। जैसे चक्री में सारी दौड़े आ जाएंगी, और अचक्री में बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, ये सारे गेम अचक्री के अंतर्गत आएंगे, स्पीड इनमें भी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये देखो हेडल पे, जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे भी लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड, यहाँ पे आइए देखते हैं, ये दिया है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्पीड वेलोसिटी,
गति की चाल यानी कि वह क्षमता जो कम से कम समय में गति प्रारंभ करे। इसे चक्रीय गामक प्रथम चरण के स्विमिंग मुड़ते वक्त बाधा पार करते वक्त। ये देखिए, ये जो एथलीट हैं ये हेडल लगा है, ये हेडल है। इस हेडल को क्या, ये दौड़ के आए हैं, यहाँ पे इन्होंने अपनी चाल थोड़ी कम की होगी, फिर ये बाधा को पार करेंगे, फिर यहाँ से अपनी चाल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ी अपनी स्पीड कम करेंगे, फिर दूसरी बाधा को पार करेंगे। ऐसे ही ये बाधा पार करते रहेंगे। इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये क्या हुआ जी, अपनी एक चाल के साथ बना है, यहाँ पे चाल सहनशीलता होगी। ठीक है, एक चाल से साथ ये 100 मीटर की रेस पूरे करते हुए आ रहे हैं, तो एक चाल के साथ बरकरार अपनी पूरी चाल रखी है। वहाँ जहाँ से स्टार्ट हुए थे वैसे ही स्टार्ट हुए, उतनी स्पीड से दौड़ते आ रहे हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं चाल सहनशीलता, चाल स्पीड एंडोरेंस। ठीक है, अब बात आती है गति को विकसित करने की विधियाँ। और मैंने पहले ही बताया था कि गति को बहुत ही कम विकसित किया जा सकता है, लेकिन जो 20-30% विकसित किया जा सकता है, उसे कैसे हम बालकों में विकसित करेंगे गति को, चाल को, तो उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं गति को विकसित करने की विधियाँ। नंबर 1, एक्सलेशन रेस। जो त्वरण दौड़ें होती हैं उसके द्वारा हम गति को विकसित कर सकते हैं। जैसे देखिए, खिलाड़ी कुछ दूरी पहले तेजी से दौड़ता है, फिर वह अपनी स्पीड स्लो करके धीरे धीरे दौड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी गति विकसित होगी। ठीक है, खिलाड़ी कम से कम 6 सेकंड में अधिकतम गति प्राप्त कर लेता है। 20 से 40 मीटर तक, 40 मीटर से कम यानी कि 60 मीटर अधिकतम रहेगी इसमें, यानी कि 6 सेकंड में 20 मीटर, 40 मीटर या 60 मीटर रेस प्राप्त कर ले। जो हुसैन बोल्ट विश्व का सबसे बढ़िया धावक था, दौड़ने वाला एक रेसर था, हुसैन बोल्ट है विश्व का, उसने लास्ट में चैलेंज कर दिया। उसकी अधिकतम 9 सेकंड में 100 मीटर, 9 सेकंड में 100 मीटर रेस है उसकी, विश्व रिकॉर्ड है उसका। उसने बाद में चैलेंज करके कोई हो, उसके बाद उसने संन्यास लिया। उसने ये कहा कि कोई अगर दुनिया में कोई है हमारे साथ रेस लगाने के लिए तो आ जाए अभी। दुनिया को उसने चैलेंज कर दिया था, उसके बाद उसने संन्यास ले लिया था। ठीक है, दूसरा है इसको विकसित करने के लिए पेस रेस। ठीक है, एक्सलेशन रेस और पेस रेस दो ही हैं। ठीक है, पेस रेस में क्या, पेस गति की दौड़ें शुरुआत से अंत तक एक ही गति स्पीड से दौड़ी जाती हैं। ठीक है, शुरुआत से अंत तक एक ही गति में दौड़ो तो वो पेस रेस के अंतर्गत आती हैं, तो इससे भी गति विकसित होती है। जैसे उदाहरण में 800 मीटर की दौड़ और 1500 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़ और 1500 मीटर की दौड़। यहाँ पे अगर पेस रेस के बारे में परिभाषा में पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, शुरुआत से अंत तक एक ही गति, शुरुआत से अंत तक एक ही गति में जो दौड़ी जाती हैं वो पेस रेस के अंतर्गत आएंगी। तो एक्सीलरेशन रेस के अंतर्गत कौन सी आएगी, खिलाड़ी कुछ दूरी पहले तेजी से दौड़ता है, फिर वह धीमा हो जाता है, कुछ दूर तेजी से दौड़ेगा फिर वह स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ये एक्सीलरेशन रेस का है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से इसे देख लेना। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए वही है। यहाँ से स्टार्टअप, इन्होंने रेस स्टार्ट की, ये रेफरी जो खड़ा है ये यहाँ से इसने विसिल बजाई है या झंडी दिखाई है। तो यहाँ से देखिए सबसे आगे ये खिलाड़ी दिख रहा है, इसका सर, यानी कि इसकी प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी इसकी ठीक थी अन्य खिलाड़ियों की अपेक्षा। बात समझ रहे हो, यहाँ पे देख लेना, इसे दिमाग में डालो, बहुत अच्छा है। और इसे कॉपी पे नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, सब लोग आराम से। ठीक है, सारे लोग इसे कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना और इसे सही से देख लेना। इनकी परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी जो ये दी गई हैं। इसे इम्पोर्टेंट है ये वाली, अधिकतम समय में अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता, लोकोमोटर एबिलिटी, ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे याद रखने हैं। और चाल सहनशीलता की बात करी जाए तो ये वाला याद रखना है, थकान की स्थिति में उच्च गति से दौड़ने की योग्यता। ठीक है, ये याद रखने हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं,
ये वाला मोमेंट ऑफ स्पीड, ये याद रखने हैं। वह क्षमता जो कम से कम समय में गति प्रारंभ करे, कम से कम समय में गति प्रारंभ करे, वह, इसका ये वाला याद रखना है। कम से कम समय में अधिकतम गति प्राप्त करना, कम से कम समय में अधिकतम गति प्राप्त करना, इसका ये याद रखने हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन एबिलिटी का ये वाला याद रखने हैं। बस यही तक याद रखने हैं और अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, तो ये 5 प्रकार जो थे चाल के स्पीड के, उसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पूरा, ये वाला पूरा। इसमें से केवल पूछेगा, क्या पूछेगा, निम्न में से चाल का नहीं है, तो 3 इसके दे देगा, रिएक्शन एबिलिटी और एक्सेलेरेशन एबिलिटी और लोकोमोटर एबिलिटी। एक तुम्हें देगा फ्लेक्सिबिलिटी का, एक फ्लेक्सिबिलिटी का कुछ भी दे सकता है। ठीक है, फाइट लैग है, इंटरवल ट्रेनिंग है, कुछ भी ट्रेनिंग या कुछ भी डाल सकता है, कोई भी मेथड डाल सकता है। लेकिन ये याद रखने पांचों, इन्हें ऐसे ही याद रख लेना, रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलेरेशन एबिलिटी, मोमेंट ऑफ स्पीड और लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंडोरेंस, ये सब चाल के प्रकार। ठीक है, थैंक यू।